वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्लास 9th के क्वेश्चंस को, जो 8 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा था, चूज द फिजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेटल कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा हुआ है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे हम लोग ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो कॉपर का है वो कहाँ पे है, जिंक उसको डिस्प्लेस करेगा कि या नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा जिंक डिस्प्लेस करेगा। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूनिंग्स। आयरन का यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बना हुआ है, कॉपर ट्यूनिंग्स उसमें डालना है। चूंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा हुआ है जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल्स। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी हम लोग देख रहे हैं कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक का सॉल्ट है। सेकंड लास्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूनिंग्स, यानी कि यहाँ पे भी जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक का। तो सॉल्ट सोल्यूशन फर्स्ट जो है हमारा कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर ही डिस्प्लेस हो पाएगा बाई जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1। सेकेंड क्वेश्चन इजी है, इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में प्लास्टिक कंटेनर्स ऑफ बॉक्सेज आर मोस्टली प्रेफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दीज आर। तो प्लास्टिक कंटेनर का हम लोग ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि वो रिएक्टिव नहीं होते हैं ज़्यादा, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकते। मेटल्स का क्या होता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, बट ओवरऑल मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नॉन रिएक्टिव है, ये इसका एडवांटेज है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर होने से क्या होता है कि खाना जो है वो गर्म रहता है, वो हीट ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाता है। लास्ट ऑप्शन है मोर एक्सपेंसिव, जो कि गलत है। यहाँ पे प्लास्टिक क्या है, लेस एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे भी हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इफ करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। अब यहाँ पे इसको समझिए, अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, ठीक है, एक हो गया हमारा एनोड और दूसरा हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इस तरह से डील करते हैं, एक एनोड एक कैथोड होता है। कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, कंफ्यूजन इसमें होता है कि एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग सीरियल एक देखते हैं, कटायन एनायन। इस सीरीज को हम लोग देखते हैं। कटायन क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और अनायंस क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इसको हम लोग याद किस तरह से करेंगे, याद करने का, यानी कि अनायन को जो अट्रैक्ट करेगा वो हो गया हमारा एनोड, और कटायंस को जो अट्रैक्ट करेगा वो हो जाएगा हमारा कैथोड। तो कटायंस जनरली होता क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड टू द प्लेट। कॉपर एक मेटल है, और कॉपर मेटल क्या करेगा, Cu2+, यानी कि ये एक कटायन फॉर्म कर रहा है। तो कटायन को अट्रैक्ट करेगा कैथोड। तो ये Cu2+ है, यानी कि ये यहाँ कैथोड पे क्या होगा हमारा, निगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पे सॉल्ट सॉल्यूशन पे ये रहेगा। व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा तो ये आयंस में बिखरेगा नहीं, आयंस उसमें मूवमेंट नहीं करेगा। लास्ट है कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द बोथ प्लेट्स, कॉपर दोनों प्लेट पे डिपॉजिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, इसरो स्टैंड्स फॉर। ये बेसिक एब्रिविएशन का क्वेश्चन है। इसमें सब लोगों को याद रहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा जो स्पेस संस्थान है जहाँ रिसर्च किया जाता है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है इसरो का। तो ये एब्रिविएशन का सवाल है, इसको सब लोगों को याद रखना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। फर्स्ट हमारा सीवेज। सीवेज कहते हैं हम लोग गंदगी, जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको, तो ये तो पूरी तरह से वाटर को पॉल्यूट करता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एल्गी। एल्गी क्या है, एक प्लांट के तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा क्या होता है कि पॉन्ड के इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। दूसरा, एल्गी जो है वो कुछ स्मॉल फिशेस, स्मॉल इंसेक्ट्स का फूड भी होता है।
तीसरा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड्स। फर्टिलाइजर्स जो है हमारा केमिकल कंपाउंड्स है, तो केमिकल कंपाउंड्स कहीं से भी हमारे पॉन्ड को या इकोसिस्टम है जो वाटर इकोसिस्टम है उसको, उसके लिए हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट हमारा वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड्स भी हमारा क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, तो यहाँ पे एल्गी ही हमारा सही ऑप्शन होगा जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन से ऐसे गैस हैं जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर। CO2 है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मीथेन इज ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग गैस, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वाटर वेपर चूंकि वो हीट को ट्रैप करता है इसलिए वाटर वेपर भी यहाँ हमारा आंसर में आएगा। सेकंड को है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता पॉल्यूटेंट के लिए तब शायद हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को कंसीडर करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग को इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। CO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा पॉल्यूटेंट हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस नहीं है। नेक्स्ट हमारा CO2 एंड वाटर वेपर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सेम सिनारियो यहाँ भी है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हमारा पॉल्यूटेंट है, वो हमारे बॉडी से, हमारे नेचर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO2 में जाता है। लास्ट है हमारा CO2, ओजोन एंड मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन तो सही है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन में ओजोन है, ओजोन की वजह से ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ओजोन हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, पॉल्यूटेंट लेयर या ग्लोबल वार्मिंग को कॉज नहीं करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 82, द ब्रेड और इडली डो बिकम्स फ्लफी बिकॉज ऑफ। तो हम लोग सब जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि CO2 का रिलीज होता है, उसकी वजह से कोई भी बेकरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हीट। तो हीट की वजह से ब्रेड फ्लफी नहीं होता है। हीट की वजह से वो क्या होगा, जहाँ तक फ्लफी था वहाँ पे वो पकना शुरू हो जाएगा। सेकंड है हमारा ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग की वजह से भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हमारा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। तो यीस्ट सेल जब ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे तो रेस्पिरेशन भी करेंगे, तो उन्हीं के रेस्पिरेशन के क्रम में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 से डो जो है वो फ्लफी हो जाता है। फोर्थ है हमारा नीडिंग, नीटिंग जिसको कहते हैं गूंथना, ठीक है, तो वो भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सही आंसर है इसका 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। IUCN के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ उस बुक का नाम बताना है जो कि एक लिस्ट कैरी करता है जिसमें हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज या थ्रेटेंड स्पीसीज, जिन जानवरों को खतरा है। तो उस ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेड डाटा बुक, उस बुक का नाम है हमारा रेड डाटा बुक, सही है। सेकंड रिकॉर्ड डाटा बुक नहीं होगा, रिकॉर्ड बुक गलत है, ऑब्जर्वेशन बुक गलत है। तो उस बुक का सही नाम है रेड डाटा बुक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पे इरिगेशन की बात कर रहे हैं, क्रॉप फर्स्ट चैप्टर से है। इरिगेशन में क्या है, पानी देने का ट्रेडिशनल तरीका। अब मॉडर्न तरीका में और ट्रेडिशनल तरीका में काफ़ी डिफरेंस आ गया हुआ है, तो इसमें से हम लोग को देखना है कि ट्रेडिशनल तरीका कौन कौन सा है। फर्स्ट चेन पंप, चेन पंप हो गया, जो पहले पंप से पानी हम लोग निकाल के खेतों में डाला करते थे। दूसरा लिवर सिस्टम है, लिवर पुली सिस्टम से कुएं से पानी निकाल कर हम लोग डालते थे। स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है अब, जिसमें हम लोग पंप की मदद से, मोटर की मदद से पानी को फुहारा बना के स्प्रे करते हैं। फोर्थ हमारा ड्रिप सिस्टम, जिसमें पाइपलाइन बिछा के ड्रिप पाइपलाइन से प्लांट के जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं। तो इसमें से जो C और D है, ये दोनों तो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि ये नए तरीका है। जो A एंड B है, चेन सिस्टम, चेन पंप एंड लिवर सिस्टम, ये हमारा पहले का तरीका है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं A एंड B कहाँ है। फर्स्ट हमारा बोथ A एंड C गलत है, सेकंड है बोथ A एंड B, ये सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड में हमारा बोथ C एंड D, ये भी गलत है। बोथ D एंड A, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, डाटा याद करने वाला क्वेश्चन है। नेम द नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा नेशनल पार्क पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है। तो इसमें एक ही है, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा उसके अंदर आता है। बोरी जो है हमारा वो सेंचुरी है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सतपुरा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट उस एरिया में ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, अंकुश हैज जस्ट इंटर्ड हिज एडोलेसेंस ईयर, ही विशेस टू नो व्हाट शुड बी ईटन टू रिमेन हेल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फूड शुड ही कंज्यूम टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल है कि हेल्दी डाइट को देखना है कि कौन सा डाइट हेल्दी होगा अंकुर के लिए, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है।
तो गोइंग स्टेज में क्या होता है, एक बैलेंस डाइट की काफ़ी जरूरत होती है। तो बैलेंस डाइट में क्या है हमारा, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हुआ है मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल्स। ये सही लग रहा है, एकदम सही है। मिल्क जरूरत है प्रोटीन के लिए, राइस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, दाल प्रोटीन के लिए, लीफी वेजिटेबल्स हमारे विटामिन और मिनरल्स के लिए। सेकंड में हमारा चिप्स, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बर्गर। अब यहाँ पे चिप्स और जो बर्गर है वो फास्ट फूड में, जंक फूड में काउंट होगा, इसलिए वहाँ पे वो नहीं होगा। थर्ड है हमारा मिल्क, दाल, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्राइड स्नैक्स। फ्राइड स्नैक्स में क्या होता है, हमारा विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो कम जाते हैं, इसलिए फ्राइड स्नैक्स को भी हम लोग अवॉइड करेंगे। फोर्थ हमारा दाल, राइस, बर्गर एंड चिप्स। तो बर्गर भी यहाँ पे हमारा फ्राइड में, जंक फूड में ही नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे इसको भी अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्यूबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। ये बायो सवाल है, बायोलॉजी से। जो ओवरीज है उसके द्वारा सिक्रेट किए जाने वाला हार्मोन। तो फीमेल में फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं एस्ट्रोजन, जो कि सही है। सेकंड में ग्रोथ हार्मोन हमारा पिट्यूटरी करेगा। थर्ड में टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल का है, इंसुलिन होगा नहीं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होगा हमारा ओवरीज से, वो एस्ट्रोजन ही होगा। ये सही आंसर है। 88 मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। यानी कि फ्रॉग जब अपना शेप चेंज करता है टैडपोल से, वो जब एडल्टहुड में जाता है, तो कौन सा हार्मोन है जो उसके मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट हमारा इंसुलिन, जो कि गलत है, इंसुलिन ह्यूमन का है। सेकंड थायरोक्सिन, ये सही आंसर है। थर्ड एस्ट्रोजन, जो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। फोर्थ एड्रेनलिन, जो फाइट और फियर रिस्पॉन्स को हमारे ट्रिगर करता है, वो स्ट्रेस के सिचुएशन में ट्रिगर करता है। तो ये ह्यूमंस के लिए है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। यानी कि टैडपोल जब एडल्ट फ्रॉग में डेवलप कर रहा है, जिससे लास्ट क्वेश्चन भी था, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो उस प्रोसेस का नाम देखते हैं। फर्स्ट हमारा फर्टिलाइजेशन गलत है। फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है उसको बोलते हैं। सेकंड है हमारा मेटामॉर्फोसिस, ये सही जवाब है। मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब हो गया अपने फॉर्म को चेंज करना। थर्ड है हमारा बर्डिंग हो गया एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा हो गया, ये सब जो भी इस तरह के ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अपना बर्ड डेवलप करते हैं और उससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ हो गया एडेप्टेशन रिलेटेड है क्लाइमेट से, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी इज। ये एक अच्छा सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मान के चलते हैं कि ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड साइड में इधर रखते हैं, आपकी तरफ से जो भी हो देखिएगा। ये ब्लॉक मूव कर रहा है अलोंग द सरफेस। ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया हमारा ब्लॉक, और ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, तो सवाल हमारा पूछ रहा है कि इसके अपोजिट लगने वाला फोर्स, यानी कि फोर्स कौन सा इसके अपोजिट लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग सबको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि सरफेस है, सरफेस से नीचे अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा इस तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स तब आता है जब कोई चार्ज होता है, तो यहाँ पे ना कोई चार्ज है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होगा। चार्ज के बारे में अगर बताता कुछ तो इसको हम लोग कंसिडर करते, चार्ज नहीं है। थर्ड है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस लगता है, तो यहाँ पे अलोंग द सरफेस लगने वाला एक ही फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इट्स मोशन। यानी कि मोशन अगर आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग पीछे की तरफ लगाएंगे ताकि वो उसको काउंटर और बैलेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स। चौथा है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं हम लोग कि हर एक डायरेक्शन से लगेगा, तो हर एक डायरेक्शन से लगेगा, तो यहाँ पे नीचे भी लग रहा है, ऊपर की तरफ भी लग रहा है, साइड में भी लग रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं, गलत है। 90 का सही सब जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प्स टू हियर साउंड। इट आउटर पोर्शन कैन बी सीन, द रेस्ट ऑफ डेलिकेट ईयर इज बरीड डीप इनसाइड द स्कल। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर ईयर। यहाँ पे सीक्वेंस बताना है कि आउटर से इनर पार्ट की तरफ जाने में किस तरह से हम लोग, तो सबसे पहला है ऑडिटरी नर्व जो कि काफ़ी अंदर होता है, ईयर ड्रम, पिन्ना, ईयर ट्यूब, इनर ईयर। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे आउटर पार्ट जो है हमारा वो पिन्ना होता है जो कि बाहर का पार्ट है। ठीक है, पिन्ना का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो साउंड को रिसीव करता है, रिसीवर होता है वो। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
सी जो होगा वो हमारा सबसे पहले आएगा। तो सी सबसे पहले किस में है, एक ही में है, यानी कि इसमें। अब इसको आगे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। सेकंड है डी, ईयर ट्यूब, सही है। पिन्ना से जो साउंड रिसीव होता है वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट होता है हमारे ईयर कैनाल में, ईयर ट्यूब में। थर्ड हो गया हमारा बी, ईयर ड्रम। ईयर ट्यूब जाके एंड करता है ईयर ड्रम पे, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ईयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसी को ईयर मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई, इनर ईयर। इनर ईयर कहने का मतलब सबसे अंदरूनी पार्ट, जहाँ पे हमारा हैमर एनविल स्टिरअप बोन्स प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे साउंड को एम्पलीफाई करता है। और लास्ट है हमारा ऑडिटरी नर्व्स। कोक्लिया में प्रेजेंट ऑडिटरी नर्व्स क्या करते हैं, इन सारे साउंड वेव्स को न्यूरॉन्स के माध्यम से ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 ही है जो पूरी तरीके से मैच कर पा रहा है, तो इसलिए 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 में देखते हैं क्या क्या है। लिस्ट 1 में ए नंबर में है ब्राइल सिस्टम। तो ब्राइल हम लोग जानते हैं कि जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक तरीका डेवलप किया गया है ताकि वो पढ़ सके, जिसमें डॉट्स की मदद से वो उनको टच करके फील करके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्राइल से रिलेटेड एक ऑप्शन दिख रहा है 3 नंबर, रिसोर्स फॉर विजुअली ब्लाइंड चैलेंज पीपल। तो ये सही ऑप्शन है। सेकंड हमारा कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग पैटर्न्स को डेवलप करने में। कैलेडोस्कोप होता क्या है एक्चुअली, कैलेडोस्कोप एक 3 ग्लास से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें रिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग अलग अलग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ये इसके लिए सही है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन हम लोग सब जान रहे हैं कि लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में, यानी कि बेसिक 7 कलर में जब वो बिखर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। लास्ट हमारा लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन कहने का मतलब वर्टिकल एक्सिस पे जब इन्वर्जन हो, वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाए, जो कि हमारे प्लेन मिरर के केस में होता है, उसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका 2 नंबर होगा। अब देखते हैं हमारा ए का हमारा 3, तो ए का 3 किस में है, इसमें है, एक ही ऑप्शन है, बाकी वेरीफाई कर लेते हैं। बी का है हमारा 4, बी का 4 इसमें है। सी का है हमारा 1, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनके कंस्टिट्यूएंट कलर में, और डी का है हमारा 2। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है 3 नंबर, यानी कि 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। तो सीक्वेंस हम लोग को बताना है कि लाइटनिंग होता कैसे है। तो यहाँ पे लाइटनिंग होता कैसे है पहले उसको समझेंगे। जो चार्ज होता है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। चार्ज एक्यूमुलेट करने के क्रम में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट होता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमारा नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है चार्ज का एक्यूमुलेशन, उसके बाद होता है चार्ज जो ज़्यादा संख्या में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वही चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हमारे अर्थ पे आते हैं। चूँकि ये निगेटिव नीचे है और हमारा अर्थ एज अ पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करता है, एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा हुआ है। ए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज, ये अभी नहीं होगा। बी, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ द क्लाउड, ये सही है। सी, एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ चार्ज। डी, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, बी और डी में। तो बी और डी में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में बी है क्या फर्स्ट में, कहीं नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन पहले ही चला गया, 1 और 4, ये हमारा नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग 3 और 2 पे। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एज, सही है। बी आएगा एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सही है, दोनों में है। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्जर, यानी कि जो चार्ज है जो एक्यूमुलेट हुआ है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ए नंबर आएगा, वो हमारे तीसरे में आएगा, जो कि इसमें है। यहाँ पे सी आ गया है। सी हमारा है एयर बिकम्स कंडक्टर। तो पहले चार्ज एक्यूमुलेट होगा, बाद में ये कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, इसका सही आंसर हो गया हमारा 3 नंबर। लास्ट में आएगा हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड एज लाइटनिंग। नेक्स्ट है हमारा 94, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यानी कि यहाँ पे बात करें एनर्जी की। अब जो हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा उसको हम लोग मेजर करते हैं जूल में, और जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसका साइंटिफिक एसआई यूनिट क्या होता है, ग्राम बाई जूल, किलो जूल पर केजी पर जूल, ये नहीं होगा,
थर्ड है हमारा किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस किया कितने किलोग्राम फ्यूल से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर 3। 95 नंबर में बात करते हैं। फिर से एक सवाल है हमारा, द इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट व्हाट विल यू चूज एज कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इसको फिर से डिस्कस करते हैं। वही चीज़ है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक हमारा कैथोड आएगा, एक हमारा एनोड आएगा और हमारा इलेक्ट्रोलाइट आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं कि हमारा होता है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ हम लोग लेंगे किसका, तो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग उसी का लेंगे जिस मेटल को हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो इलेक्ट्रोप्लेट हम लोग करना किसको है, तो इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर Ag, यानी कि यहाँ पे हम लोग लेंगे सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, अब होगा क्या कि सिल्वर जब, यानी कि Ag का आयन जब ये रिलीज करेगा अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा तो ये भी ब्रेक होगा। ठीक है, ये एक आयन, ये आयंस में अपना सॉल्ट सॉल्यूशन ब्रेक होना शुरू करेगा। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस किए थे कि जो कटायंस को अट्रैक्ट करे उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और जो अनायंस को अट्रैक्ट करे उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। तो कटायंस यानी कि हमारा पॉजिटिव चार्ज, उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, कैथोड। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए इस पे निगेटिव होना जरूरी है, यानी कि कैथोड हमारा हो गया नेगेटिव। अब अनायंस को अट्रैक्ट कौन करेगा, एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे अनायंस होता क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए इसका होना क्या जरूरी है, इसको पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया हमारा कि एनोड हमारा पॉजिटिव होगा और कैथोड हमारा नेगेटिव होगा। अब देखते हैं कि इस डिस्कशन से आंसर हमारा कौन कौन सा मैच करता है। तो सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट सॉल्यूशन में ऑप्शन 2 और 3 आ रहा है हमारा। अब कटायन और अनायन की बारी। तो यहाँ एनोड पे हम लोग लगाएंगे सिल्वर मेटल को। क्यों, क्योंकि सिल्वर मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएगा और वहाँ से सॉल्ट सॉल्यूशन से जब वो आयन कैथोड पे कैथोड उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सिल्वर को रिलीज करके हमको डिपॉजिट करना किस पे है, कैथोड पे। तो कैथोड पे हमको डालना किसको पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मेटल को जिसको हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। यानी कि कैथोड पे आएगा हमारा यहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट, कैथोड पे हम सिल्वर नहीं डालेंगे। ठीक है, एनोड पे आ गया हमारा सिल्वर बार और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ गया हमारा सिल्वर सॉल्ट। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, राशि वॉज अनेबल टू होल्ड द ग्रीसी टम्बलर ऑफ द मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बी बिकॉज। अब ये एक चीज़ यहाँ पे ग्रीसी टम्बलर है, इसको देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल है। तो फ्रिक्शन इसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है। टम्बलर जब ग्रीसी होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि फ्रिक्शन कम किस में हो रहा है। तो ऑप्शन ए में इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन है, ऑप्शन 2 में डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन है, ऑप्शन 3 में रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन है, ऑप्शन 4 में इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन है। यानी कि फ्रिक्शन हम लोग का रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा है। इंक्रीज होता तो वो ग्रिप या स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 4 गलत हो गया, बचा हमारा ऑप्शन 2 और 3। अब ग्रीस के एप्लीकेशन की वजह से क्या सरफेस रफ हो रहा है या सरफेस स्मूथ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा। क्योंकि ग्रीस या ऑयल हम लोग तभी लगाते हैं जब हमको सरफेस को स्मूथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि ग्रीस की वजह से सरफेस स्मूथ हुआ जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ और वो होल्ड नहीं कर सके। तो 96 का सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। 97, कंबाइन इज अ मशीन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज़ यूज्ड। कंबाइन एक मशीन है जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो कंबाइन का यूज़ हम लोग करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में। यानी कि जब खेतों से कटाई का समय होता है तो कटाई के साथ साथ ही हम लोग उसके ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं। यानी कि 2 काम को एक साथ करने का कैपेबल होता है ये मशीन। तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, सही है। ऑप्शन 2 फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में काफ़ी लंबा टाइम होता है, उस समय ये मशीन काम नहीं करेगा। फॉर थ्रेसिंग एंड सोइंग सेम कहानी है, थ्रेसिंग जो है वो लास्ट का प्रोसेस है, सोइंग फर्स्ट का प्रोसेस है। फॉर इरीगेशन एंड सोइंग, इरीगेशन के साथ हम लोग सोइंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, हार्वेस्ट किए, फसल का कटाई किए और उसी के साथ उसमें से हम लोग ग्रेन्स को जब ले लेते हैं उस मशीन को हम लोग कंबाइन कहते हैं। तो यहाँ पे 97 का सही आंसर है आंसर नंबर 1। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर CNG। CNG यानी कि हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन क्या है इसका, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक
स्टेटमेंट इनकरेक्ट ढूंढना है। तो फर्स्ट हमारा हो गया इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, ये करेक्ट है क्योंकि वो गैस है तो उसको पाइप से ही हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इट इज़ मोर पॉल्यूटिंग, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होता है, कम पॉल्यूटिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। थर्ड है हमारा इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में ही इसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि ये कम जगह ले, सही है। फोर्थ है हमारा इट इज़ यूज एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, सीएनजी ऑटो, सीएनजी कार, सीएनजी बहुत सारा भी व्हीकल्स मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या दिख रहा है हमारा, इट इज़ मोर पॉल्यूटिंग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर होता है कि इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल एंड डीजल, तो ये हमारा सही होता है। तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो 2 नंबर हमारा यहाँ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए 98 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीश हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट अ साइंस एक्टिविटी ऑन इग्निशन टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन to him like paper sheet, candle, matchbox and water. The correct sequence for the activity to work will be. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिसमें कुछ आइटम्स का लिस्ट दिया हुआ है, उसको एज अ सीरीज में हम लोग अरेंज करके देखेंगे। इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड ये एक्टिविटी है। तो फर्स्ट हमारा लाइट द कैंडल, पोर वाटर इनटू वन ऑफ द कप्स, कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप्स, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। यानी कि हम लोग को वो एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिसमें हम लोग इग्निशन टेम्परेचर को देखते हैं, यानी कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर, सिर्फ पेपर पे आग लगाएंगे तो वो जल्दी जल जाएगा, और उसमें अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या क्या रहा है कि हम लोग 2 पेपर का कप बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर दिया हुआ है, इसे 2 पेपर का कप बना लिए। उसके बाद क्या करना है, इसमें पोर वाटर इनटू वन ऑफ द कप्स, एक कप में हम लोग वाटर पोर कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड हमारा हो जाएगा, यानी कि सीक्वेंस अगर हम लोग लिखते चले तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। सेकंड पोर द वाटर, उसके बाद हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाएंगे, और उसके बाद कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप्स, हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ अ कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी बी। उसके बाद ए नंबर देखते हैं, लाइट द कैंडल, यानी कैंडल जलाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल, दोनों कप्स को अलग अलग सेपरेटली हीट करेंगे। इसको जब हीट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पेपर से ये हीट ट्रांसफर होना किस में शुरू हो जाएगा, वाटर में। और इसको जब हीट करेंगे कैंडल से तो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप्स, कंटिन्यू हीटिंग करेंगे तो ये हमारा जल जाएगा, यानी कि डी बी ए ई और सी। तो सबसे पहले देखते हैं डी किस में है, डी 3 में है। उसके बाद बी यहाँ पे है और 2 नंबर है, यानी 2 और 3 में से कोई एक होना है। उसके बाद ए देखते हैं, ए यहाँ 3 नंबर में है, यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब लिस्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। लिस्ट में हमारा सेल ऑर्गेन्स, सेल के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स और साइटोप्लाज्म, और इनका फंक्शन क्या क्या है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि वो सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। क्रोमोसोम्स का काम क्या है, कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। और साइटोप्लाज्म का क्या होता है, कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस ए का देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल सेंटर ए का 2। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं, एक ही में है ए का 2। बाकी आंसर को भी हम लोग मैच कर लेते हैं। बी सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप, सही है। सी क्रोमोसोम्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, सी का 3 सही है। डी साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गन्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा 100 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन अभी डिस्कस हो गया हुआ है। तो आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा ऑप्शन टिक किया है और आपके इस बेसिस पे कितने मार्क्स आ रहे हैं।